हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम सभी एक ऐसे टॉपिक के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए, या फिर वो एमएड कर रहा हो, पीजी में जो डिसर्टेशन करना होता है, या फिर बीएड में ही टूल्स का कंस्ट्रक्शन जब करवाया जाता है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी का न्यू एरा टीचर्स प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं रामदेव चौरसिया। आज हम सभी जानेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चनर। जो हम एक प्रश्नावली बनाते हैं, क्या उसके सीक्वेंस होते हैं, किस तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है प्रश्नावली का निर्माण कैसे करें, यानी कि सामाजिक शोध में प्रश्नावली एक अत्यंत ही लोकप्रिय विधि है। जब हम सोशल साइंसेज में रिसर्चेस करते हैं तो प्रश्नावली का एक निर्माण करते हैं जिसके सहारे शोध समस्या के बारे में आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। छात्रगण इससे भली भांति परिचित होते हैं कि प्रश्नावली का निर्माण कैसे किया जाता है। प्रश्नावली निर्माण के कुछ स्टेप्स होते हैं। अक्सर ये जो प्रश्नावली होती है सोशल साइंसेज में हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए बनाते हैं, और वो जब हम बनाते हैं तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स के बारे में हम आज जानेंगे। पहला इसमें प्रारंभिक तैयारियां, यानी कि इनिशियल कंसीडरेशन क्या होते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रश्नावली निर्माण में सबसे पहला कदम यह निश्चित करना होता है कि कौन सी समस्या या चर है जिसका मापन प्रश्नावली द्वारा करना है। चर का निर्धारण करने के उपरांत कुछ बातों को शोधकर्ता अपने दिमाग में रखता है। क्या क्या रखेगा। पहला इसका है कि प्रश्नावली का प्रकार क्या होगा, यानी कि इसमें जो आगे है, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि जब प्रश्नावली बनाने आप जाते हैं तो सबसे पहले तो आप वेरिएबल या फिर प्रॉब्लम को डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कि यह बोला जाए कि माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का उनके पारिवारिक वातावरण पर संबंध का अध्ययन। अब हमको क्वेश्चनर बनाना है पारिवारिक वातावरण का, तो यहां पर पहले समस्या डिसाइड कर लीजिए, वेरिएबल डिसाइड कर लीजिए, तब आप जाएंगे प्रश्न पर, तब आप क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन में भी वो प्रश्न कैसे होंगे, क्या ओपन एंडेड होंगे या फिर सीमित अनुक्रिया वाले होंगे, लिमिटेड रिस्पॉन्सेस के होंगे। तो यानी ओपन एंडेड, जहां पर आप खुले विचार व्यक्त करने के लिए बोल रहे हो, उस तरह के प्रश्न होंगे, या फिर आप उसमें ऑप्शन लेंगे, उस ऑप्शन में से एक चूज करना पड़ेगा। इसको डिसाइड करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तब अब दूसरा क्या होगा, प्रश्नावली के प्रशासन के आधार पर। भाई प्रश्नावली तो आप बनाएंगे, लेकिन उसको आप प्रशासित कैसे करेंगे, किस पर अप्लाई करेंगे, कैसे। क्या वो डाक द्वारा भेजेंगे, जो हमारे पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशंस में से जो सैंपल हमने लिया है, क्या वो इजिली हम वहां तक हमारी पहुंच है, या फिर अगर पहुंच नहीं है तो हम प्रश्नावली को उन पर प्रशासित कैसे करेंगे। क्या वो डाक द्वारा भेजेंगे या फिर आमने सामने परिस्थिति में उसका क्रियान्वयन करेंगे। तो ये दोनों चीजें डिसाइड करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें बात की जा रही है कि प्रश्नावली की लंबाई क्या होगी। यह हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसमें जो प्रश्न लिखते हैं ना, उसमें बहुत लंबा प्रश्न नहीं लिखा जाता है, ना तो बहुत छोटा सा। यानी कि प्रश्न ऐसा हो जिससे जो सामने वाला हमारा सैंपल है, यानी कि जो व्यक्ति है, वो प्रश्न को पढ़ करके उड़े ना। इसीलिए प्रश्न ना ही बहुत लंबा और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। आगे इसमें कह रहा है कि प्रश्नावली में प्रश्नों का क्रम सबसे पहले सामान्य और बाद में विशिष्ट प्रश्न को रखा जाता है। यानी कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, उसका नाम, सेक्स, जेंडर जो भी है सब पूछ लेते हैं, एज क्या है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद विशिष्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रश्नों की तरफ जाते हैं। आगे इसमें है कि पॉपुलेशन को अच्छी तरह परिभाषित कर लेना चाहिए, जिसके गुणों या विशेषताओं के मापन के लिए प्रश्नावली बनाई जा रही है। जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसकी विशेषताओं को हम परिभाषित कर ले, यानी कि किस चीज का हमको मापन करना है।
मान लीजिए पारिवारिक वातावरण से मतलब क्या है? जब तक हम उसको परिभाषित नहीं कर लेते हैं कि पारिवारिक वातावरण का मतलब क्या है, तब तक हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए कह रहा है कि जिनके गुणों का मापन करना है उनको अच्छी तरह से परिभाषित कर ले। आगे कह रहा है कि क्या जीव संख्या ऐसी है या नहीं जिसके सदस्य पर आसानी से प्रश्नावली का क्रियान्वयन किया जा सके? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस पर प्रश्नावली प्रशासित करना है वे सभी आसानी से मिले ही ना? प्रतिदर्श को अध्ययन में शामिल किया है, यानी कि जो भी पॉपुलेशन हमारे हैं जिस पर हम क्वेश्चनर अप्लाई करना चाहते हैं, प्रशासित करना चाहते हैं, क्या वो सभी हमको इजीली अवेलेबल मिलेंगे या फिर वो उन तक पहुंचने के लिए हमको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? जब परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो हमारा रिसर्च उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहा है कि सबसे पहले क्या कर लेना है कि जीव संख्या यानी कि पॉपुलेशन को डिफाइन कर लेना है और उनको पता कर लेना है कि वो आसानी से मिल जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप से इसमें प्रश्नों या एकांशों की तैयारी। ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद पहला इसमें था प्रश्नावली की इनिशियल तैयारी हम कैसे करेंगे। उसमें आपने सीखा कि जब हम प्रश्नावली बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी समस्या है, वेरिएबल है, उसको हम परिभाषित करेंगे। फिर उसके बाद जो हम प्रश्न का निर्माण करना चाहते हैं वो प्रश्न कैसे होंगे, ओपन एंडेड होंगे या फिर सीमित प्रतिक्रिया वाले होंगे, उसको डिसाइड करने के बाद फिर वो प्रश्न जिस पर प्रशासित करना है वो आसानी से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। हमारा पॉपुलेशन कहीं ऐसा तो नहीं है जिस पर हमारी पहुंच ही ना होता है, या फिर हम जो प्रश्नावली प्रशासित करना चाहते हैं क्या वो आमने सामने बैठ करके प्रशासित करेंगे या फिर डाक द्वारा भेजेंगे। इन सारी बातों का डिसाइड करने के बाद अब हम आते हैं दूसरे पर, प्रश्नों या फिर एकांशों की तैयारी। इसमें बोल रहा है कि प्रश्नावली निर्माण के दूसरे चरण में शोधकर्ता प्रश्नावली के लिए तैयार किए गए विषय से संबंधित प्रश्न लिखता है। अब यहाँ जो रिसर्चर होगा वो अपना प्रश्न लिखना स्टार्ट करेगा। इस चरण में शोधकर्ता भिन्न भिन्न विशेषज्ञों से प्रश्नों के निर्माण के बारे में उचित एवं वैज्ञानिक सुझाव प्राप्त करता है। जब एक रिसर्च स्कॉलर प्रश्न का निर्माण करेगा तो उसके जो ये विशिष्ट लोग होंगे यानी कि प्रोफेसर वगैरह होंगे उनसे मिलेगा, बातें करेगा, उनके सामने अपने प्रश्नों को रखेगा, सर ये क्या सही है कि नहीं है। वो सारी चीजें रखने के बाद फिर वहां से सुझाव प्राप्त करेगा, फिर अपने प्रश्नावली को संशोधित करेगा। वही बोल रहा है इसमें उस विषय पर प्रश्नावली का अध्ययन करता है तथा समीक्षा कर प्रश्नों को लिखता है। प्रीवियस ईयर में जो भी रिसर्चेज हुई हैं उनके जो प्रश्नावली निर्माण किए गए हैं उसका भी समीक्षा करता है, उसको अध्ययन करता है कि कैसी प्रश्नावली बनी है पारिवारिक वातावरण का, तो उस पर आधारित प्रश्न तभी बनाता है। आगे बोल रहा है गुड़े तथा हॉग ने अग्रगामी अध्ययन करने का भी सुझाव दिया है। अग्रगामी अध्ययन क्या है भाई? इसमें बोल रहा है कि जब शोधार्थी अपने प्रश्नों से संतुष्ट ना हो तो सबसे पहले अपने न्यायाधीश के कुछ छात्रों को लेकर के उनका साक्षात्कार कर ले तथा उसके बाद यह निश्चित करे कि किस तरह के प्रश्न उसको अपने अध्ययन में रखने हैं। यानी कि जो हमारे पॉपुलेशन है, जो हमारे सैंपल है, उनके कुछ व्यक्ति को हम ले लेते हैं और जो हम प्रश्न बनाना चाहते हैं उसे हम वही सामने बैठा करके सामने प्रश्न करते हैं। तब हमको वहां पता चलता है कि एक्चुअल में वही प्रश्न सुटेबल है या फिर कुछ अलग हमको रखने पड़ेंगे। जब हमको ये पता चलता है कि जो हम प्रश्न बनाए हैं वो परफेक्ट है तो हम एज इट इज रख देंगे, लेकिन वहां पर उस व्यक्ति से भी कुछ ना कुछ सुझाव हमको प्राप्त होंगे। जब हमको वो सुझाव सजेशन मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रश्नावली में करेक्शन करते हैं। वही कह रहा है यहाँ पर कि आमने सामने बैठा करके उससे कुछ ना कुछ प्रश्नों को उस पर सारे प्रश्न प्रशासित करते हैं और उससे सुझाव प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार कह रहा है शोधकर्ता प्रश्नावली में रखे जाने वाले प्रश्नों के बारे में अंतिम निर्णय पर पहुंच जाता है। जब उन व्यक्तियों से सजेशन प्राप्त होते हैं उस सजेशन के आधार पर जो शोधकर्ता है अपनी प्रश्नावली में भी मॉडिफिकेशन करके फाइनल करता है तो वो अंतिम निर्णय पर पहुंच जाता है। इसमें तीसरा है प्रश्नों का पुनः परीक्षण एवं संशोधन। जो हम प्रश्न बनाए हैं उनका हम पुनः परीक्षण करेंगे, वास्तव में सब सही है कि नहीं है।
क्योंकि भाई रिसर्च है, ये कोई खेल नहीं है। इसीलिए कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि तैयार किए गए प्रश्नों की सूची विशेषज्ञों के समूह द्वारा परीक्षित एवं संशोधित किया जाता है। हमने जो प्रश्न बना लिए हैं उसको अब विशेषज्ञों के सामने रखेंगे, वहां से सुझाव प्राप्त करते हैं। अब आगे यहां पर अब विशेषज्ञ क्या करेंगे, भिन्न भिन्न वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं जो मूल रूप से देखते हैं कि प्रश्नों को लिखने में शोधकर्ता कुछ पूर्वाग्रह आदि को नहीं दिख रहा है। यदि विशेषज्ञ द्वारा पाया जाता है कि कुछ प्रश्न पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो इनमें संशोधन तथा सुधार करने का निर्देश देते हैं। यदि प्रश्नों में तकनीकी दोष भी है तो तकनीकी दोष को हटाने के लिए विषय विशेषज्ञ सलाह देते हैं तथा उसमें उसको सुधार की राय देते हैं। जब प्रश्नावली विशेषज्ञों के पास जाती है तो वो दो तीन चीजें देखते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, या फिर स्टीरियोटाइप्स यानी बायसनेस तो नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो संशोधन करने का सुझाव देते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा। अब चौथे स्टेप पर जाते हैं हम, प्रश्नों का प्राक परीक्षण, यानी कि पहले प्री टेस्टिंग जब हम करते हैं, इसमें कह रहा है कि प्रश्नावली का प्राक परीक्षण प्रश्नावली की प्रभावकारिता को देखने के लिए किया जाता है कि वो प्रश्नावली कितने इफेक्टिव है। इस प्रशिक्षण में नहीं भाई, परीक्षण में, इस परीक्षण में यदि शोधकर्ता द्वारा कोई भी परिवर्तन या परिमार्जन करने का सुझाव प्राप्त करता है तो इस समय उन प्रश्नों में परिवर्तन कर देता है। इस परीक्षण के माध्यम से शोधकर्ता को प्रश्नों की लंबाई, प्रश्नों की वैधता आदि निर्धारण करने में भी सुविधा होती है। यानी कि जब हम प्री टेस्टिंग करने जाते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें आती है, उसकी प्रभावकारिता, इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिव है वो क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि उसमें परिवर्तन या फिर परिमार्जन इसी समय कर लेते हैं हम, अगर कोई परिवर्तन करने की जरूरत भी पड़ती है। आगे कह रहा है प्रश्नों की लंबाई, जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उसकी लंबाई तो ज्यादा नहीं है या फिर बहुत छोटा तो नहीं है, या फिर कह रहा है कि उसकी वैधता यानी कि रिलायबिलिटी क्या है उसको हम डिसाइड करने में हमें तो सुविधा होती है। आगे कह रहा है प्राक परीक्षण के कई तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तरीका यह भी है कि शोधकर्ता प्रश्नावली को जिस न्यायादर्श पर प्रशासित करना है उनको कुछ व्यक्तियों को लेकर साक्षात करता है तथा उन्हीं प्रश्नों को उनसे पूछता है। यदि उन व्यक्तियों द्वारा कुछ कठिनाइयों को महसूस किया जाता है तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शोधकर्ता अपनी प्रश्नावली में सुधार करता है। यानी कि जो हमारे सैंपल है उन पर हम वो प्रश्नावली प्रशासित करते हैं पहले, वहां से उनको जो भी डिफिकल्टीज आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम अपनी प्रश्नावली में करेक्शन करते हैं, तब जाकर के ये रहा पहला। अब दूसरा क्या है इसमें, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात करेगा, यानी कि प्री टेस्टिंग सांख्यिकी विधि द्वारा भी किया जाता है, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड से भी किया जाता है। इसमें कह रहा है इसमें उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाता है जिस पर प्रश्नावली का प्रशासन किया जाना है। उन उत्तरों के आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण विधि द्वारा शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किन किन प्रश्नों को अंतिम रूप से रखा जाना है तथा किन प्रश्नों को प्रश्नावली से हटा देना है। प्राक परीक्षण की इस सांख्यिकीय विधि को मनोविज्ञान तथा शिक्षा में एकांश विश्लेषण या फिर आइटम एनालिसिस की संज्ञा दी जाती है। जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड से इसका टेस्ट करते हैं तो वहां पर सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं उन सारे आइटम्स की, और जो हमको लगता है कि ये अच्छा नहीं प्रश्न है तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। और इसमें कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक या शिक्षा के क्षेत्र में हम इसको क्या बोलते हैं, आइटम एनालिसिस। जो हमारे प्रश्न है वो हमारे आइटम्स है, उनका हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर फाइनलाइज करते हैं। आगे चलते हैं। इसमें पांचवा है प्रश्नावली की विश्वसनीयता तथा वैधता का निर्धारण करना। जो हमने प्रश्नावली बनाया है कितना विश्वसनीय और कितना वैध है, इस चरण में शोधकर्ता प्रश्नावली की विश्वसनीयता तथा वैधता निर्धारित करता है। प्रश्नावली की विश्वसनीयता से तात्पर्य प्रश्नावली के प्राप्तांकों की संगतता, कंसिस्टेंसी से होता है। मान लीजिए हमने जो प्रश्नावली बनाई है किसी भी बच्चे पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट वही आ रहा है, लगभग बराबर, बार बार उसको हम
टेस्ट रिटेस्ट कर रहे हैं तो भी वही रिजल्ट लगभग बार बार आ रहा है। और विश्वसनीयता यह हो गया, यानी कि जब हम टेस्ट करते हैं और वही सेम रिजल्ट बार बार आए तो विश्वसनीय है। वैधता, हम जिस उद्देश्य से बनाए हैं जो प्रश्नावली, क्या वो वही उद्देश्य को फुलफिल कर रहा है? अगर वह प्रश्न उसी उद्देश्य को फुलफिल कर रहा है तो ये उसकी वैधता होगी। तो ये आगे बोल रहा है इसमें, उसमें स्थायित्व का गुण आता है, यानी कि कंसिस्टेंसी रहती है। किसी भी परिस्थिति में एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह पर दोबारा क्रियान्वयन किया जाए तो परिणाम हमेशा करीब करीब वही होगा, एग्जैक्टली नहीं बट वही करीब करीब होगा जो पहली बार क्रियान्वयन करने पर था। प्रश्नावली की वैधता से तात्पर्य ठीक वही मत या मनोवृत्ति का पता चलता है जिसके लिए उसे बनाया गया, जिसके लिए उस प्रश्नावली का निर्माण किया गया। अगर वो वही मापन करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैधता बोलते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि प्रश्नावली में सत्यता या फिर वैधता है। आगे कह रहा है कि जिस भी प्रश्नावली में विश्वसनीयता तथा या वैधता का गुण पर्याप्त मात्रा में होता है उससे वो वैज्ञानिक प्रश्नावली मानते हैं। आगे चलते हैं इसमें, ये रहे आपके 5 स्टेप्स जिनको हम फॉलो करके एक अच्छा क्वेश्चनर बना सकते हैं, चाहे वो एमएड के विद्यार्थी हो, पीजी के विद्यार्थी हो या फिर रिसर्च स्कॉलर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।